क्वांटम केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 के अंदर आप लोग बात कर रहे थे कि आखिर स्पिन क्या होता है, स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ऑपरेटर्स कैसे होते हैं और उन ऑपरेटर का आप लोग कम्यूटेटर किस तरीके से चेक करते हो। फिर आप लोगों ने पढ़ा पोस्टुलेट नंबर 6 जिसके अंदर सिमेट्री को डिफाइन करते हुए किसी पर्टिकुलर एटम के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए टोटल वेव फंक्शन किस तरीके से आप लोग डिफाइन करते हो उसके बारे में बताया गया था और आप लोगों ने उसको समझा था विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो कि आपका होता है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो आप लोगों ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए स्पेस वाले पार्ट के लिए फंक्शन निकाला अलग से, स्पिन वाले पार्ट के लिए फंक्शन निकाला अलग से और स्पिन वाले पार्ट के लिए आप लोगों ने सिमेट्री को भी अलग से डिफाइन करना सीखा। लेकिन आप लोगों ने उसको सीखा विद द हेल्प ऑफ जनरल इंस्पेक्शन, यानी कि आप लोगों ने जनरल इंस्पेक्शन किया, उसके बेसिस के ऊपर हमें चेक किया कि आपके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो आपके पास कौन सा सिमेट्रिक फंक्शन है, कौन सा एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है और कैसे आप लोग सिमेट्री को निकालते हो। लेकिन अगर आपके सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तो उस केस के अंदर आपके पास होता है स्लेटर डिटरमिनेंट जिसकी हेल्प से आप लोग अपने एंटी सिमेट्रिक वाले स्पिन फंक्शन को बड़े इजीली निकाल सकते हो। आप लोग सिमेट्रिक वाले को नहीं निकाल पाओगे लेकिन एंटी सिमेट्रिक वाले को आप लोग बड़े इजीली निकाल पाओगे। तो आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि आखिर स्लेटर डिटरमिनेंट क्या होता है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग क्वेश्चन भी कर चुके हो लास्ट क्लास के अंदर ही जो आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयरली CSIR नेट एग्जाम के अंदर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपके पास कौन कौन से वेव फंक्शंस आपके पास एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होते हैं इन क्वांटम केमिस्ट्री और कौन से वेव फंक्शन आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं होते, यानी कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के आपके पास कंडीशंस क्या क्या होती है उनके बारे में बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 9 of Quantum Chemistry Unit number 4. I hope कि आप लोगों ने इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो किया होगा, सारी की सारी बातें आपको समझ भी आ रही होगी। कोई भी डाउट आपके है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जब भी मैं आपको कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख भी पाओ। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही फॉलो करना है ताकि आपको सारी की सारी बातें समझ में आए। अगर आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी को ध्यान से नहीं समझा तो आपके पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर, चाहे वो CSIR नेट का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल का सेट का एग्जाम हो, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को करना तो दूर आप लोग उसको अप्रोच भी नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आखिर आप लोग इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ते हो, क्वांटम केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो। बिल्कुल बेसिस आपको फॉलो करना है, लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 से आपको फॉलो करना है, तभी आपको सब कुछ यहां पर समझ में आने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन। मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है आज की हेडिंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन। लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर क्या निकालते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि आपके पास यहां पर क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है जो कि कोई मोशन शो कर रहा होता है और आपको उस मोशन के दौरान क्या निकालना होता है कि आपके पास ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या है, ये सारी की सारी बातें आप लोग निकालते हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। और उसको निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, ऑपरेटर की और वेव फंक्शन की। आपके पास कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन के ऊपर आप लोग अपने ऑपरेटर को अप्लाई करते हो और अपने ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को क्या कर लेते हो, कैलकुलेट कर लेते हो। अब आपके पास जो ऑपरेटर होते हैं वो कैसे होते हैं हम लोग पहले बात कर चुके हैं, वो लीनियर होते हैं और आपके पास हर्मिशियन होते हैं। अब हर्मिटिसिटी को कैसे चेक करते हैं और लीनियरिटी को कैसे चेक करते हैं वो सारी की सारी बातें आप लोग पहले कर चुके हो। आज बात करने वाले हैं कि आपके पास जो यहां पर वेव फंक्शन होता है उस वेव फंक्शन को आपके पास एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होने वाला है या फिर अनएक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होने वाला है। जो फंक्शन आपको गिवन होगा उस फंक्शन को आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर यूज कर भी सकते हो या फिर यूज नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो कैसे यूज कर रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन क्या आप लोग उस फंक्शन को यूज कर सकते हो इसके बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और इस टॉपिक के ऊपर आपस क्वेश्चन भी आए हुए हैं आपके CSIR नेट के एग्जाम के अंदर भी और आपके गेट एग्जाम के अंदर भी। तो क्वेश्चन कैसे आए हुए उनके बारे में बाद में डिस्कस करने वाले हैं। पहले समझते हैं कि आखिर आपके पास कौन कौन सी यहां पर कंडीशंस होती है जो कि आपके फंक्शन को सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी अगर आपको उसको क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर यूज करना है। तो टोटल 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट के ऊपर आपस क्वेश्चन आ रखे हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो प्लीज आप लोग इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना और अपने नोट्स आप लोग यहां पर सदा बनाते रहो। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 दैट इज वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट। आपके पास जो वेव फंक्शन होता है वापस कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। मींस एट बाउंड्री और विद इन बाउंड्री फंक्शन शुड नेवर बी इनफाइनाइट। यानी कि आपके पास जो भी कंडीशन गिवन है, आपको कोई भी फंक्शन गिवन है तो आपको साइड में गिवन होगी लिमिट्स भी कि आपका जो फंक्शन है वो किस लिमिट के अंदर अंदर आ रहा है। तो आपके पास जो लिमिट्स है उसकी बाउंड्री कंडीशन के ऊपर भी और आपके पास जो भी आपके पास बीच में नंबर होने वाला है उस नंबर के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो कहीं पर भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। पहले बात करते हैं कि अगर वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है
अदरवाइज द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल इज ईदर 0 और इनफाइनाइट। अगर आपका फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा बाउंड्री के ऊपर या फिर बाउंड्री के बीच में कहीं पर भी, तो आपके पास वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल, चाहे वो पोजीशन हो, मोमेंटम हो, आपकी एनर्जी हो, उनके अलावा क्या हो जाने वाली है, या तो 0 हो जाएगी या फिर आपस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। कैसे होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं अपना फॉर्मूला जो कि आपके पास गिवन होता है पोस्टुलेट्स के अंदर कि आप लोग किस तरीके से क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर ऑब्जर्वेबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बस यहां फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेबल ऑफ m इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन इनटू में ऑपरेटर। आप लोग जो ऑब्जर्वेबल को निकाल रहे हो आपस से यहां पर क्या होता है, उसके कोरस्पोंडिंग आपस क्या होता है, यहां पर ऑपरेटर होता है, इनटू में फंक्शन वापस से डी टाउ डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साई साई डी टाउ। अगर आपका फंक्शन कैसा होता है, अननॉर्मलाइज होता है, और अगर आपका फंक्शन होता है नॉर्मलाइज तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आपके पास 1 के बराबर हो जाती है। सारी बात कर चुके हो क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 के अंदर। आई होप कि आपको सारी बातें ये याद हो। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपका फंक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। अगर आपका फंक्शन हो जाएगा इनफाइनाइट बाउंड्री पे या फिर बाउंड्री के अंदर किसी भी वैल्यू ऑफ x के ऊपर या फिर किसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल के ऊपर, और आपका फंक्शन हो जाएगा वैल्यू के इनफाइनाइट हो जाएगा, और फंक्शन कैसा होगा, आपके पास नॉर्मलाइज होगा। अगर आपका फंक्शन पहले से नॉर्मलाइज है, आप लोग यहां पर क्या लेने वाले हो, उसको लेने वाले हो 1 के बराबर, आपस पूरा के पूरा क्या बन जाएगा, 1 के बराबर बन जाएगा। और अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड भी है और वो इनफाइनाइट के बराबर आ रहा है किसी भी के वेरिएबल के ऊपर, तो आपस यहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इनटू में ऑपरेटर इनटू में इनफाइनाइट हो जाएगा। आपस की वैल्यू क्या निकल जाएगी, आपके पास इनफाइनाइट के बराबर निकल जाएगी। आपके पास वैल्यू ऑफ x क्या आने वाली है, इनफाइनाइट आने वाली है। मोमेंटम की वैल्यू क्या आने वाली है, इनफाइनाइट आने वाली है। यानी कि आपके पास सारे ऑब्जर्वेबल क्या हो जाएंगे, आपके पास इनफाइनाइट के बराबर हो जाएंगे। अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है और इनफाइनाइट के बराबर भी है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर, आपके पास उस वेरिएबल के ऊपर क्या हो जाएगा, पास सारे ऑब्जर्वेबल होने वाले हैं, आपके पास इनफाइनाइट होने वाले हैं, जो कि आपके पास पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि इस टाइप के फंक्शन आप क्या कर सकते हो, यूज नहीं करने वाले हो। अगर आपका फंक्शन होता है इनफाइनाइट किसी भी वैल्यू ऑफ x के ऊपर या फिर किसी वैल्यू के वेरिएबल के ऊपर, तो आप लोग उस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। अगर वो बाउंड्री के ऊपर या फिर बाउंड्री के अंदर कहीं पर भी इनफाइनाइट हो रहा है, तो आप लोग उसको क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपका फंक्शन मान लो नॉर्मलाइज नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग पहले तो फंक्शन को नॉर्मलाइज करने वाले हो। तो अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, अगर आपका फंक्शन कैसा है, अननॉर्मलाइज्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। कैसे करते हो आप लोग, करते हो उसको इस तरीके से, आप लोग फंक्शन इनटू में फंक्शन में डेटा करते हो, जिसके बराबर आ रहा है, अगर 1 के बराबर तो नॉर्मलाइज है, अगर 1 के बराबर नहीं है तो जिसके भी बराबर आता है आप लोग उसको उल्टा करते हो, रूल क्या हो जाता है, वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो माना फंक्शन का पास कैसा है, इनफाइनाइट है, और अगर आपका फंक्शन हो जाएगा इनफाइनाइट, बस ये क्या होता है 1 अपॉन में, बस क्या होता है, पूरा ही पूरा नॉर्मेशन कांस्टेंट ही होता है। और अगर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, अननॉर्मलाइज हो जाएगा, इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा, बन जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट, क्या बनने वाला है, बस 1 अपॉन में इनफाइनाइट, बस पूरा क्या होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है। बस क्या बन जाएगा यहां पर, नॉर्मलाइजेशन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। आप लोग प्लीज यहां पर करेक्शन कर, क्या बनने वाला है, 1 अपॉन में इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब आपके पास अगर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा 0, तो आप लोग क्या करने वाले हैं, उसको फंक्शन में मल्टीप्लाई करने वाले, क्या बन जाएगा, बनने वाला है, तो आपके पास बन जाएगा नॉर्मलाइज फंक्शन इज इक्वल टू 0 इनटू में इनफाइनाइट। बस ये वापस क्या है, यहां पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, बस ये वाला क्या आपसे क्या होने वाला है, फंक्शन होने वाला क्या बन जाएगा, पूरा 0 के बराबर बन जाएगा। और अगर आपका फंक्शन 0 हो जाएगा, अगर आपके पास यहां पर ये साइज 0 हो जाएगा, तो आपके पास सारी की सारी ऑब्जर्वेबल क्या होने वाली है, 0 के बराबर ही होने वाली है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका फंक्शन होता है इनफाइनाइट के बराबर, चाहे वो नॉर्मलाइज्ड हो चाहे वो अननॉर्मलाइज्ड हो, आपके पास पूरे की वैल्यू क्या निकलने वाली है, यहां पर या तो 0 निकलेगी और क्या निकलने वाली है, वो इनफाइनाइट के बराबर निकलने वाली है। आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, 1 इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, आपस क्या हो जाएगा, 0 इनटू में इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 होने वाला। बस यहां पर क्या है, आपके पास फंक्शन है अननोन फंक्शन, बस यहां पर ये क्या है, नॉर्मलाइज आपके पास कांस्टेंट है। तो आई होप कि आपको यहां पर सारी बातें ये समझ में आ गई होगी। आपके पास पॉइंट के ऊपर से क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, आपको वो दे देगा, बहुत सारे फंक्शन आपको चेक करना पड़ता है कि क्या आपके वो फंक्शन एक्सेप्टेबल हैं भी या फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं और इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस आपके पास, कुछ फंक्शन आपके पास क्या चुके हैं, एग्जाम के अंदर आ भी चुके हैं, आपके सीएसआईआर नेट के अंदर, आपके गेट एग्जाम के अंदर। तो मैंने यहां पर लिखे हुए कुछ एग्जांपल्स, अब आपको यहां पर चेक करना है कि मैंने यहां पर जो फंक्शन लिखे हुए हैं क्या ये एक्सेप्टेबल भी हैं या फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर कैसे चेक करते हो कि आपके पास यहां पर जो लिमिट मैंने लिखी हुई है, यहां पर बाउंड्री कंडीशन के ऊपर और आपके पास जो बीच में नंबर आने वाले हैं उनके ऊपर, क्या आपका फंक्शन कहीं पर भी इनफाइनाइट हो रहा है। अगर वो इनफाइनाइट होगा, वो क्या हो जाएगा, आपके पास अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। ये आपको बता रहा है पहला पॉइंट, यानी कि आपके फंक्शन को कहीं पर भी इनफाइनाइट नहीं होना है। अगर वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, कंडीशन होने वाली है कि आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेबल होते हैं या तो वो खुद इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। आप लोग इसको देख चुके हो। तो आपको बस यहां पर चेक करना है कि आपको जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, बाउंड्री के ऊपर या फिर विद इन द बाउंड्री। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए के अंदर e रेज़ टू द पावर x। तो कैसे चेक करने वाले हो, पहले आप लोग यहां पर चेक करने वाले हो x की जगह के ऊपर बाउंड्री की लिमिट्स। आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर होने वाला है e रेज़ टू द पावर 0 पे, आपके पास क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपके पास e रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है, बस होने वाला है 1। क्या इनफिनिटी के बराबर है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू इनफिनिटी। अगर मैं बात करता हूं e रेज़ टू द पावर इनफिनिटी का क्या बनने वाला है, बनने वाला है
इनफाइनाइट, यानी आपस क्या हो रहा है यहाँ पर फंक्शन पर क्या हो जाएगा, बाउंड्री पर क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। और अगर ये इनफाइनाइट हो रहा है तो आप लोग इसको क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर यूज नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। सेम इस तरीके से आपको चेक करना है e रेज़ टू द पावर माइनस का x भी 1/1 माइनस का x स्क्वायर भी sin x भी और sin ऑफ हाइपरबोला x भी आपस क्या होता है, यह आपस होने वाला है sin ऑफ हाइपरबोला x इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x माइनस का e रेज़ टू द पावर माइनस का x डिवाइडेड बाय 2। तो आई होप कि आपको ये खोलना भी आता होगा किस तरीके से आप लोग हाइपरबोला खोलते हो। बाकी मैंने यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है कि केमिस्ट्री का हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर इस तरीके से कि अगर आपके पास कहीं पर कंडीशन बन जाती है 0 इंटू में इनफिनिटी क्या होता है, वो 0 के बराबर होता है। अगर बन जाएगा इनफिनिट अपॉन में क्या बनने वाला है, वो इनफिनिट बनने वाला है। आपके पास होता है 0 अपॉन में इनफिनिटी क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। पास यहाँ पर होता है इनफिनिटी अपॉन 0 क्या बन जाएगा, वो इनफिनिटी के बराबर बन जाएगा। तो आपको केमिस्ट्री के अंदर इन चीजों का यूज करना है। मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं होता, कुछ कंडीशंस अलग अलग होती है, लेकिन केमिस्ट्री को करते हुए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। 0 इंटू में इनफिनिटी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इनफिनिटी क्या होता है, बस इनफिनिटी होता है। 0 अपॉन इनफिनिटी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इनफिनिटी अपॉन 0 क्या होता है, बस इनफिनिटी के बराबर होता है। बाकी मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशंस और भी लिखी हुई है। e रेज़ टू द पावर माइनस इनफिनिटी क्या होता है, 0 बराबर होने वाला है। e रेज़ टू इनफिनिटी क्या होता है, इनफिनिटी होता है। 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफिनिटी होता है। और 1 अपॉन में इनफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो आपको इन कंडीशंस का याद करना है, आपको ये कंडीशंस को हमेशा याद रखना है। इनको यूज करके आपको चेक करना है कि आपके पास जो फंक्शन है कैसे हैं, एक्सेप्टेबल है भी या फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैंने नीचे आंसर भी बताए हुए हैं कि इसके अंदर से कौन से एक्सेप्टेबल हैं और कौन से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप लोग आंसर्स को भी यहाँ पर मैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है A B C E G और I क्या होते हैं आपके पास होने वाले अनएक्सेप्टेबल, आपस क्या हो जाएगा D F H आपस क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अब इसके अंदर से मैं आपको कराने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन। मैं यहाँ पर लिखा हुआ है x रेज़ टू द पावर माइनस का 1। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x रेज़ टू द पावर माइनस का 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाता है, 1 अपॉन में x हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर कंडीशन क्या है, माइनस का इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी। तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका फंक्शन बाउंड्री के ऊपर इनफाइनाइट हो रहा है या फिर इनफाइनाइट नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट को ही चेक करते हैं। 0 अगर हो जाएगा वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। सिर्फ क्या चेक करने वाले आप लोग, इन्फिनिटी को ही चेक करने वाले हो। तो अगर मैं पुट करने वाला हूं माइनस का इनफिनिटी क्या बनने वाला है, बन जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन में माइनस का इनफिनिटी क्या होता है, बस होने वाला है 1 अपॉन में क्या होता है, बस 0 होता है। क्या बन जाएगा, वो 0 के बराबर बन जाएगा। अगर मैं पुट करूंगा 1 अपॉन में इनफिनिटी क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 अपॉन में इनफिनिटी क्या हो जाएगा, वो आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 आपके पास क्या होता है, एक फाइनाइट वैल्यू होती है। तो अगर आपका फंक्शन 0 बन रहा है तो वो क्या होता है, एक्सेप्टेबल ही होता है। लेकिन आपके पास क्या होने वाला है, अनएक्सेप्टेबल होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि अगर मैं यहां पर इस फंक्शन के अंदर x को पुट कर दूंगा इक्वल टू क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 अपॉन में 0। ये क्या होता है, आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। दैट मींस आपके पास जो फंक्शन मैंने यहां पर लिखा हुआ है x माइनस का 1, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहां पर ये बाउंड्री के ऊपर इनफाइनाइट नहीं होगा, लेकिन आपके पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से चेक करना कि आपके पास जो फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल है भी या फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको यहां पर हर एक चीज को ध्यान से देखना है कि आपका फंक्शन कब एक्सेप्टेबल होने वाला है और कब नहीं होने वाला। तो आप लोग यहां पर कर देखो सारे सारे ऑप्शंस को। अगर आपके पास यहां पर आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं, फिर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। लेकिन आप लोग प्लीज कल ही आप लोग कमेंट करना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं क्या कर सकूं, उसको चेक भी कर सकूं और आपको वहां पे दोबारा से प्रोवाइड भी कर सकूं। ऐसा नहीं है कि आप लोग 5-6 महीने के बाद बोलोगे कि सर ये करा, तो फिर मैं करा नहीं पाऊंगा। लेकिन आपके बड़े इजीली कर पाओगे। आप लोग यहाँ पर इनको याद रखना और आप लोग यहाँ पर इसको भी याद रखना। बाकी मैंने यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन में x आपके पास क्या होता है, नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है sin x अपॉन में x। तो अगर मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ 0, क्या हो जाएगा पास, sin 0 अपॉन में 0 बन जाएगा। पास क्या होता है, लिमिट x टेंड टू क्या होने वाला है, ये नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट होने वाला है। किसके बराबर होता है, वो आपको चेक नहीं करना, बस वो इनफाइनाइट के बराबर नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर इसका भी यूज कर सकते हो। आप कहाँ पढ़ते हो इसको आप लोग पढ़ते हो मैथ्स के अंदर, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के अंदर। तो आई होप कि आप लोग इन क्वेश्चन को आराम कर पाओगे। बाकी कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। कोई ना कमेंट आप लोग प्लीज जरूर छोड़कर जाना। फिर मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, यानी कि आपके पास जब वेरिएबल की वैल्यू को आप लोग पुट करोगे, बस क्या निकलने वाला चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन आपके पास निकलने वाला चाहिए। आपके पास फंक्शन के अंदर जब आप लोग किसी वेरिएबल को पुट करोगे तो आपके पास 2 फंक्शन नहीं बनने चाहिए। आपके पास ये वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए। मतलब आपके पास क्या है, अदरवाइज वी गेट मोर देन वन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल और प्रोबेबिलिटी विद इन द सर्टेन रेंज ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको किसी एक रेंज के अंदर, मान लो आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर है पार्टिकल बॉक्स, आपके पास यहाँ पर क्या है, कुछ इस टाइप का पार्टिकल बॉक्स है। अगर आपके पास फंक्शन मल्टी वैल्यूड हो जाए, बस क्या होने वाला है, अगर आपका फंक्शन हो जाएगा मल्टी वैल्यूड, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पर क्या है, 0 से पर्टिकुलर क्या चेक कर, आप लोग चेक कर रहे हो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर आपका फंक्शन हो जाएगा मल्टी वैल्यूड, क्या निकलने वाला है, आपके पास इस रीजन के क्या निकल जाएगा, पास अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। कभी निकलने वाली 50%, कभी निकलने वाली 70, कभी निकलने वाली 80%। तो वापस क्या हो जाएगा, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि विद इन द सेम रेंज आपस क्या
होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी एक ही होनी चाहिए। अब ये कैसे होता है उसके मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है। आपके पास फंक्शन होने वाला है साई एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, यानी कि आपका फंक्शन क्या है, वेरिएबल ऑफ एक्स है। और अगर मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूं एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं क्या पुट करने वाला हूं, मैं अपने वेरिएबल को लेकर चल रहा हूं इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा अपने एक्स को 1 क्या बन जाएगा, पास फंक्शन क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 या पास क्या होता है, प्लस माइनस का 1 होता है। यानी कि वेरिएबल की एक वैल्यू के ऊपर क्या निकल गया, यहाँ पर फंक्शन की दो वैल्यू निकल गई। इसमें क्या बोलता हूं, अनएक्सेप्टेबल बोलता हूं। वेरिएबल की एक वैल्यू के ऊपर अगर फंक्शन की दो वैल्यू निकल क्या हो जाएगा, वापस अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपके पास यहां पर वेरिएबल की होती है दो वैल्यू, बस यहां पर मैं पुट करता हूं, मान लो x इक्वल टू +1 और -1 पर फंक्शन पर क्या है, साई x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा x स्क्वायर अपॉन 2। और अगर मैं यहां पर इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को पुट करने वाला हूं प्लस का 1 या फिर -1, क्या निकलना वापस सेम निकलने वाला है, साई इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस का बीटा बाय 2, क्योंकि -1 का वापस क्या होता है, 1 ही होता है। आपके पास 1 क्या होता है, वो भी 1 ही होता है। यानी कि -1 का वापस क्या होता है, 1 होता है, और 1 का वापस क्या होता है, 1 ही होता है। दैट मींस यहां पर आपकी वेरिएबल की दो वैल्यू के ऊपर क्या निकल रहा है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन निकल रहा है। तो वेरिएबल की दो वैल्यू के ऊपर फंक्शन एक हो सकता है, लेकिन वेरिएबल की एक वैल्यू के ऊपर फंक्शन दो नहीं होने चाहिए। आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए, हमेशा सिंगल वैल्यूड ही होना चाहिए। इसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। आपके पास ये वाला क्वेश्चन कहां पर आया था, आपके पास गेट एग्जाम के अंदर फंक्शन आपको गिवन था, फंक्शन आपको गिवन था रूट एक्स। आपसे पूछा गया था कि क्या रूट एक्स एक्सेप्टेबल है भी या फिर नहीं है। तो प्लीज आप लोग यहां पर ध्यान से करना और हर एक पॉइंट को आपको यहां पर याद रखना है। आपके पास मैंने अपने एग्जांपल लिखा हुआ है एक और, साई एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो आपने देखा है कि आप लोगों ने कहीं पर भी साइन इनवर्स वाले एक्स को यूज नहीं किया है पूरी की पूरी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो आपको इस आइडिया लग जाएगा कि आप बस यहां पर क्या होने वाला है, ये आपके पास क्या होने वाला है, अनएक्सेप्टेबल होने वाला है। क्यों होता है, क्योंकि इनवर्स साइन फंक्शन इज मल्टी वैल्यूड, या पास क्या होता है, मल्टी वैल्यूड होता है। अगर मैं यहां पर पुट कर दूंगा एक्स को क्या बनने वाला है, साई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, π/2 हो सकती है, 5/2 हो सकती है, 9/2 हो सकती है। समझ आपके पास क्या होने वाला है, क्या आपके पास क्या होता है, साइन π/2 आपके पास क्या होता है, 1 के बराबर होता है, साइन 5/2 आपके क्या होता है, 1 के बराबर होता है, साइन 9/2 आपके क्या होता है, वो भी 1 के बराबर होता है, साइन 13/2 आपके क्या होता है, वो भी 1 के बराबर होता है। तो अगर आपके पास यहां पर x की एक वैल्यू के ऊपर अगर आपके फंक्शन की निकल जाती है मल्टी, और क्या हो जाएगा, वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। आपके पास मैंने यहां पर लिखा हुआ है एट x इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहां पर 0 π 2 बन जाएगा। यानी कि इनवर्स वाले फंक्शन को आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर यूज नहीं करते हो, क्योंकि आपके पास इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, मल्टी वैल्यूड होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट नंबर 2 भी। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3, दैट इज फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल, दैट मींस फंक्शन मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। हम लोग स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हैं कि आपका जो फंक्शन होता है कैसा होना चाहिए, वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। तो आपका जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइजेबल होगा तभी वो क्या कर सकता है, नॉर्मलाइज हो सकता है। तो आपके फंक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए, वो नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए। कैसे नॉर्मलाइज करते हो आप लोग, उसको करने वाले हो इंटीग्रेशन ऑफ साई इनटू में साई डी टाउ करते हो आप लोग। अगर 1 के बराबर आ गया हो क्या होता है, नॉर्मलाइज होता है। अगर 1 के बराबर नहीं है तो क्या होता है, आप लोग उल्टा करते हो, रूट करते क्या हो जाता है, वो नॉर्मेशन कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो आई होप कि आपको नॉर्मेशन करना भी आता होगा, बाकी मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। तो आई होप कि आप लोगों ने पहले के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। आप लोग करते हो उसके नॉर्मलाइज साई स्टार साई डी टाउ इक्वल टू क्या होता है, फाइंड होता है। अगर ये फाइनाइट होगा तभी लोग क्या कर पाओगे, इसको उल्टा कर पाओगे और क्या कर पाओगे, उसका रूट कर पाओगे। अगर आपका ये हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पास 1/0 बन जाएगा, हो जाएगा वो आपके पास इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि आपके पास यहां पर जो होता है स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साई आपस क्या होना चाहिए, वो फाइनाइट के बराबर होना चाहिए। अगर वो 0 बन जाएगा या फिर बन जाएगा इनफाइनाइट, क्या नहीं कर पाओगे आप लोग, वहां पर उसको नॉर्मलाइज्ड ही नहीं कर पाओगे। तो आपको इस पॉइंट को भी यहां पर याद रखना। मैंने आपका एग्जांपल लिखा हुआ है, साई एक्स इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x विद इन द लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। तो अगर मैं इस फंक्शन को करने वाला हूं नॉर्मलाइज, अगर फंक्शन कैसा है, नॉर्मलाइज नहीं है। अगर नॉर्मलाइज नहीं, क्या करूंगा मैं, इसको नॉर्मलाइज करूंगा। तो जब मैंने किया इसको क्या बनने वाला है, वो 1 में इंटीग्रल ऑफ साई इनटू में साई इनटू में डी टाउ, यहां पे क्या आता है, रूट भी आता है। क्या बन जाएगा, वो इज इक्वल टू 1 में इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x इनटू में e इनटू में डी टाउ बन जाएगा। लिमिट का ध्यान रखना 0 से इन्फिनिटी है। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर किया हुआ है इसको इंटीग्रेट भी, e रेज़ टू द पावर x इनटू में डी टाउ, ये क्या बन जाएगा, e रेज़ टू द पावर 2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो e रेज़ टू द पावर 2x डिवाइड बाय 2 बन जाएगा। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन करना आता हो, बाकी नहीं आता है तो आप लोग पहले लेक्चर जरूर देख लेना। मैंने नाम बताया हुआ है कि किस तरीके से आप लोग यहां पर इसको इंटीग्रेट करते हो। आपस क्या बन जाएगा, पहले लगाओगे आप लोग अपर लिमिट क्या बन जाएगा, e रेज़ टू द पावर 2 इनटू में इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2 माइनस का e रेज़ टू द पावर 2 इनटू में 0 डिवाइड बाय के आपस क्या बनने वाला है, इन्फिनिटी बनने वाला है। माइनस का पूरा क्या बनने वाला है, 1 बनेगा इनटू में डिवाइड बाय 2 बन जाएगा, पूरा बन जाएगा इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2 पूरा क्या बन जाएगा, बस इन्फिनिटी बन जाएगा। यानी कि आप लोग इस फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड ही नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप लोग इस फंक्शन को नॉर्मलाइज नहीं कर पाओगे बस क्या बन जाएगा, ये अनएक्सेप्टेबल फंक्शन होगा क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो आई होप कि आप लोग यहां पर इस पॉइंट को भी समझ सकते हो। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी कंटीन्यूअस। आपके पास क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए फंक्शन भी और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव भी। अब कंटिन्यूटी को आप लोग चेक कैसे करते हो, तो जब आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका जो
जो पेन है वो उठना नहीं चाहिए। अगर आपका पेन कहीं पर भी उठ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साई एक्स, और मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक्स में क्या हुआ, ग्राफ बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ग्राफ कैसा है, पहले कुछ ग्राफ इस तरीके से है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो इस तरीके से हो जाएगा। तो जब मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ पर जाना होगा, मैं क्या करना पड़ेगा, बीच में पेन को उठाना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक गैप बन जाएगा। और अगर आपका पेन उठ रहा है, अगर आपको पेन के लिखने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी डिसकंटिन्यूअस, तो मैं क्या बोलता हूँ, साहब पास यहाँ पर क्या है, नॉट कंटिन्यूअस है, क्या हो जाएगा, पास अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो आपका जो फंक्शन है साई एक्स, वो क्या होना चाहिए, आपके पास कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और साथ में आपका जो होता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव वो भी क्या होना चाहिए, आपके पास कॉन्टिन्यूअस ही होना चाहिए। आप लोग तो चेक कैसे करते हो कि आपके पास जो फंक्शन होने वाला है, यहाँ पर फंक्शन से ग्राफ होने वाला है, किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आप पास क्या होता है, इसका स्लोप होता है, कैसे निकालते हो, डी साई बाई डी एक्स ही निकालते हो। आपके पास कोई भी यहाँ पर लाइन होती है, वाई होता है, एक्स कैसे निकालते हो, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज क्या होने वाला है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। आप इसके ऊपर आप क्या बोलते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई बोलते हो। बस यहाँ पर क्या है, साई एक्स है, एक्स है, तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, डी साई बाई डी एक्स के बराबर ही हो जाएगा। और अगर आपका ये हो जाएगा जीरो, क्या हो जाता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिसकंटिन्यूटी कंडीशन बोलता हूँ। तो आपके पास कहीं पर भी साई और एक्स के ग्राफ के अंदर कहीं पर भी उसका स्लोप क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो के बराबर हो रहा है, इसका मतलब आपस क्या होता है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वो नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उस फंक्शन को आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। तो आपको फंक्शन यहाँ पर गिवन होता है ई रेज टू दी पावर एक्स, आप ग्राफ वापस कैसा आएगा, कुछ इस टाइप का आने वाला ग्राफ आने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, फंक्शन रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स रहेगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई रेज ऐसा ग्राफ से होता है, कुछ इस टाइप का होता है। तो आपके पास ये कैसा हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस ग्राफ है, कहीं पर बस क्या नहीं हो रहा, पेन नहीं उठ रहा है, और कहीं पर भी आपके पास यहाँ पर स्लोप जीरो के बराबर नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपका क्या होता है, ई रेज ऐसा क्या होता है, आपके पास क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर अनएक्सेप्टेबल होता है। हालांकि आपका जो ई रेज टू दी पावर एक्स है, ये कंटिन्यूअस तो है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, कंटिन्यूअस ही है, लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी पर क्या हो रहा है, पास इनफिनिट हो रहा है। तो आपके पास जो फंक्शन है यहाँ पर है, ये आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है, बट दिस मे बी अनएक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ अदर रीजन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट याद नहीं रखना है, आपको यहाँ पर चारों के चारों पॉइंट रखने हैं, और चारों के चारों पॉइंट को फॉलो करेगा आपका फंक्शन, उसको मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सेप्टेबल करने वाला हूँ। तो आपको चारों पॉइंट्स याद रखना है, आपको हर एक पॉइंट को अप्लाई करके देखना है। कोई भी पॉइंट अगर फॉलो नहीं करा, फंक्शन क्या हो जाएगा, वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग चेक करते हो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन इन क्वांटम केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री मॉडर्न क्वांटम के कुछ फॉर्मुलेज, जैसे कि आपके पास होता है डी ब्रोगली का फॉर्मूला, और बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, और उन फॉर्मूले को हम लोग याद करेंगे, क्योंकि कभी कभी उनके ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-2 मार्क्स के अंदर, बहुत कम आते हैं लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। तो उन फॉर्मूले को मैं लिखने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप कि आपको आज लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर सकते हो, और आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी की फाइनेंशियल ऐप कर सकते हो, आप गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपके सपोर्ट के आपसे हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज आते रहे एकदम फ्री। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।